क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। 22 जून का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम का चैनल जो हमारा मेन चैनल है, जहां पे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं, कौन कौन से हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं, कौन कौन से जो है हमारे नए इनिशिएटिव्स हैं, वो सारी जानकारी आप लोग के यहाँ मिलती है और कई सारा कंटेंट भी मिलता है। तो इसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और पिंड कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा यूपीएससी यूपीपीएससी के 2022 मेंस के लिए और 2023 के फाउंडेशन ग्रुप्स के लिए जो कोर्सेज हैं, उन सब का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर पिन कमेंट में होगा। उसके अलावा कोई भी आप लोग को डाउट होता है तो 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक, तो जो 10 आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशंस में, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। और ये वाली जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मिल सकती है। करंट अफेयर का अलग से हमारा एक ग्रुप है, ठीक, जिसमें कि आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। सिर्फ पीडीएफ अगर आप लोग लिखते हो तो उसके अलग चार्जेस हैं, और ग्रुप में पीडीएफ के साथ साथ, ठीक, अगर आप डाउट डिस्कशन भी करना चाहते हो, ठीक, कोई डाउट होता है या फिर कुछ, तो उसके लिए जो है अलग चार्जेस हैं। तो आप लोग 9650347272 पे आप उसके लिए भी बात कर सकते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है मैरिजुआना लीगलाइज्ड। तो मैरिजुआना जो है, आपको मालूम है कि कई लोग इसको जो है नशे के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। ठीक है, अगर सही क्वांटिटी में जो है यूज़ किया जाए तो मेडिसिनल, दर्द से और जो है दिमाग को ठंडा शांत रखता है, तो उसमें भी यूज़ हो सकता है। ठीक, तो इसी को देखा देखी पहला एशियन कंट्री थाईलैंड बन गया है जिसने कि मैरिजुआना को लीगलाइज कर दिया है, वैध बना दिया। लेकिन भाई साहब, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी जो है स्मोक करते हुए जा रहा है, वो अभी भी इलीगल है थाईलैंड में। ध्यान रखना, एक क्वांटिटी है 0.2% से ज़्यादा अगर आपके पास है तब भी जो है आपको जेल हो सकती है। लेकिन मेडिसिनल के लिए तो थाईलैंड ने 2018 में अलाउ कर दिया था। अभी खान पान के लिए और टूरिज्म और हेल्थ को सही रखने के लिए मैरिजुआना का जो यूज़ है वो वैध कर दिया गया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उसको स्मोक करते घूमें। ठीक, तो जो कंजम्पशन है फूड और ड्रिंक्स में अलाउ कर दिया गया है, लेकिन स्मोकिंग पॉट अभी भी इलीगल है। ठीक, कैनबीस का पेन और फटीग से निपटने के लिए मेडिसिनल जो है वो लीगलाइज कर दिया गया था 2018 में ही। ठीक, और जो है इसमें कल्टीवेशन के लिए भी लोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एक टीएचसी चीज़ होती है, साइको एक्टिव इंग्रेडिएंट टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल। ठीक, तो ये अगर आपका 0.2% से ज़्यादा आपके पास अगर पाई जाती है मात्रा, तो आपको जो है जेल वेल भी हो सकती है। ठीक, और स्टोन और नशा वशा नहीं करने देंगे, अभी भी ये कहा गया है। ठीक है, थाईलैंड जो है पहला ऐसा कंट्री बन गया, ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है प्रसार भारती से संबंधित। अब देखिए, प्रसार भारती में शशि शेखर वेम्पति, इनका जो है 5 साल का टर्नओवर पूरा हो गया था। ये सीईओ थे प्रसार भारती के, तो इनका टर्नओवर पूरा हो गया। अब नया अपॉइंटमेंट जब तक होना है तब तक दूरदर्शन और दूरदर्शन न्यूज़ के डायरेक्टर जनरल जो है मयंक कुमार अग्रवाल, वो एक एक्टिंग, ठीक है ना, जो है सीईओ बनेंगे प्रसार भारती के, जब तक नया अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता है। तो 5 साल का टेन्योर होता है, ध्यान रखो। शशि शेखर वेम्पति थे और कौन बन रहे हैं अभी? मयंक कुमार अग्रवाल। तो अपॉइंटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ ही साथ प्रसार भारती, आप लोगों को पता है कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर से लोक सेवा प्रसारक है। एक ये स्वायत्त जो है संस्था है, वैधानिक संस्था, यानी कि पार्लियामेंट ने इसके लिए लॉ बनाया था, और ये पब्लिक को इन्फॉर्म करने, एंटरटेन करने का काम करती है। इसके अंतर्गत दूरदर्शन का टेलीविज़न नेटवर्क है और ऑल इंडिया रेडियो है। ये दो हैं, और ये दोनों पहले जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आते थे। अब ये अलग हो गए हैं। यहाँ पे देखो, ऑटोनोमस बॉडी, मतलब क्या दिखाना है, तो एक तरीके की स्वायत्त होती है, मतलब इनकी अपनी ऑटोनॉमी होती है उन सब चीज़ों में। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, 1997 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है आपका इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित। मेडिटेरेनियन सी जो है, वहाँ पर कई सारी सीज हैं, आयोनियन सी है, एड्रियाटिक सी है, एजियन सी है। ये ग्रीस और टर्की के बीच में है, और इसमें कई सारे आप देख रहे हो आइलैंड्स हैं, कई सारे आइलैंड्स हैं। तो इसका सबसे साउथ में तो ये क्रेट आइलैंड है, ये इसकी बाउंड्री तय करता है, और कई सारे आइलैंड यहाँ पर देखो, यहाँ भी जा रहे हैं। इसमें मेजर जो आइलैंड्स हैं वो ग्रीस के हैं। ठीक है,
और कुछ आइलैंड जो ये वाले हैं इधर के, ठीक है, ये आपके टर्की के हैं। अभी टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं, तो अभी हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि टर्की का नाम उन्होंने चेंज करके तुर्की कर दिया है। करंट अफेयर में हम लोगों ने पढ़ा था ये जून के पहले हफ्ते में, ठीक। तो यहाँ पर टर्की और ग्रीस के बीच में कुछ एग्रीमेंट पहले हुआ है इन जो है आइलैंड्स को लेकर। उसमें यह था कि भैया किसी भी आइलैंड पे जो है मिलिट्री नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। लेकिन असल मुद्दा ये है कि यहाँ पर कई सारे आइलैंड्स में खनिज पदार्थ हैं, तो उसके चक्कर में डिस्प्यूटेड हो गए हैं आइलैंड। टर्की जो है ग्रीस को बोलता रहता है कि तुम गलत कर रहे हो, डीमिलिटराइज करो, मिलिट्री मत लगाओ। ग्रीस जो है टर्की को बोलता रहता है कि जो हमारी ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी, तुम उसका उल्टा सीधा इंटरप्रिटेशन करके हमसे जो है फालतू बातें करते रहते हो। तो जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ग्रीस को बोला कि भैया तुम डीमिलिटराइज कर दो, विसैनिकरण कर दो इन आइलैंड्स का, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखो, टर्की के पास में इम्ब्रोज और टेनेडोस ये है, बाकी सारे जो है आपका ग्रीस के पास में ही है। दोनों ही देखो नाटो के मेंबर हैं, एलआई हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री ब्लॉक है। लेकिन जो है आइलैंड्स पर दोनों लोग अपने अपने क्लेम करते रहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। तो एजियन सी का आए अगर, तो उसमें ये संबंध आप लोग को आंसर क्वेश्चन में पूछा सकता है कि टर्की और ग्रीस के बीच में डिस्प्यूटेड आइलैंड हैं या फिर टर्की और मोल्दोवा के बीच में। तो इस तरीके से याद रखिएगा। अगला टॉपिक है कुंदनकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो है, पावर प्लांट जो है आपका तमिलनाडु में, ये सब जानते हैं। रशिया की मदद से जो है ये इंडिया में बनाया गया है। इसमें पहला और दूसरा जो यूनिट है वो अभी चल रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जो है अभी निर्माणाधीन है, यानी कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। रशिया जो है इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए न्यूक्लियर फ्यूल हमें देता है, ईंधन देता है, ठीक। तो अब जो ईंधन देने वाला है, अभी हमको कौन सा ईंधन मिलता है, TVS-2M न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक। जिसमें कि क्या है कि 12 महीने के बाद हमें उस पूरे रिएक्टर को खाली करके उसकी सर्विस करनी पड़ती है, ठीक। पूरा साफ सफाई ये सब करना पड़ता है। लेकिन अब जो रशिया का जो रोसोतम स्टेट कॉरपोरेशन रशिया है, ये जो अब हमें न्यूक्लियर फ्यूल देने वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट भी है, यानी दक्षता सस्ता पड़ेगा और रिलायबल भी ज़्यादा, विश्वसनीय भी ज़्यादा है। जिसकी वजह से 18 महीने के बाद हमें, जो पहले काम हमें 12 महीने में करना पड़ता था, अब 18 महीने के बाद करना पड़ेगा। जो साइकिल है वो ज़्यादा एक्सटेंड हो गई, तो ज़्यादा टाइम तक हमें पावर मिल सकेगी, ठीक, बना सकेंगे हम। तो इससे कॉस्ट एफिशिएंट भी होगा, ठीक। और ये काफ़ी बढ़िया काम करने वाला है। तो रशिया हमें दे रहा है। बाकी मेन चीज़ें मैंने आप लोग को इसमें बता दी हैं। और इसका कारण क्यों है कि भाई साहब ये इतना अच्छा दक्षतापूर्ण काम कर रहा है, क्योंकि जो इसके फ्यूल के जो वो मिलेंगे बंडल, वो काफ़ी रिजिड हैं, ठीक है ना, रिजिड हैं, तो अपनी जो है चेंज वेंज नहीं करते हैं और ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। दूसरा जो है यूरेनियम की जो मात्रा है वो इंक्रीज है, 7.6% जो है ज़्यादा फ्यूल मटेरियल होगा जो अब TVS-2M में आने वाला है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें रशिया ने एग्रीमेंट किया था इंडिया के साथ में, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट कुंडनकुलम के लिए 1988 में, फिर 1998 में, 2008 में चालू हो गया था। पहले स्टेज जो है यूनिट 1 यूनिट 2 के लिए है, 2013 और 17 में चालू कर दी गई थी। 3, 4, 5, 6 अभी कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत है, ठीक। अगला टॉपिक है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। अब नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड क्या है पहले ही समझ लेते हैं। ये ग्रिड है जो भी कई से 20 एजेंसियों का सारा डेटा लेकर, इंफॉर्मेशन टैक्स से संबंधित हो गया, ठीक, कोई माइग्रेशन कहाँ से कहाँ कर रहा है, या फिर किसकी मतलब कहाँ कहाँ कौन काम करता है, तो वो सारा डेटा 20 एजेंसियों से लेकर ये अपने पास इकट्ठा करता है। उस इकट्ठा किए हुए डेटा से का उपयोग किया जाता है इंटेलिजेंस की तरीके से, ठीक। जैसे IB हो गया, ठीक, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आपका रॉ हो गया, रिसर्च एनालिसिस विंग हो गया। तो ये सब लोग इसका उपयोग करते हैं, इस इंटेलिजेंस का टेररिज्म को रोकने के लिए, कोई भी आंतरिक सुरक्षा उन सबको रोकने के लिए इस इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। इसको जो आपका मुंबई में अटैक हुआ था ना 28 नवंबर वाला, तो उसके 26 नवंबर वाला, तो उसके बाद इसको बनाया गया था, ठीक। तो अभी न्यूज़ में सिंपल ये इसलिए शायद नहीं पूछाएगा, नेटग्रिड क्या है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में ये है कि जो CEO थे नेटग्रिड के, उनका टेन्योर कम कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, और उनको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में शिफ्ट कर दिया। तो आप ये समझ सकते हो कि नेटग्रिड का जो कंट्रोल है वो किसके पास है, किस मिनिस्ट्री के पास में है,
होम मिनिस्ट्री के पास में। तो आपको ये पॉइंट यहाँ से निकालना चाहिए। ठीक, बाकी मिस्टर गुप्ता कोई थे, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया 20 ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, टेलीकॉम हो गए, बैंक, इमिग्रेशन, टैक्स रिकॉर्ड, इन सब का जो है डेटा इकट्ठा करता है। जैसे 26/11 वाला जो अटैक हुआ था, उससे पहले डेविड हेडली नाम का एक बंदा था, वो कई बार हिंदुस्तान आया, उसने हर जगह की रेकी करी, सब कुछ देखा ताकि आराम चला गया और अटैक हमारे पर हो गया। तो इस तरीके की संस्था हमारे पास होती है, अभी है। तो हो सकता है कि वैसे ना हो पाए, ठीक है ना, इतने सालों से नहीं हो पाए, तो काम तो कर रहा है ना ये, तो तभी तो है ना ये बम धमाके क्यों नहीं हो रहे हैं इधर, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा इंटेलिजेंस की जो है एफिशिएंसी बढ़ी है। ठीक, तो ये चीज़ है। और कम से कम 10 सेंट्रल एजेंसीज जो हैं, आईबी, रॉ, ये सब लोग इसका उपयोग करते हैं काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेशंस में। ठीक, 2009 में 26/11 के अटैक के बाद में चालू किया गया था नेट ग्रिड। अगला टॉपिक है, ये भी इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित आएगा, टर्बन डे एक्ट। देखो कनाडा में आपको पता है कि पंजाबी बहुत हैं, ठीक ना, सिख समुदाय के लोग बहुत हैं, और हालांकि वहाँ पे ये लोग अल्पसंख्यक ही हैं, माइनॉरिटीज़ में ही हैं, 1.4% हैं, जो कि करीबन 5 लाख के बराबर होता है। लेकिन जो सिख वहाँ पर हैं वो लोग गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए इनकी जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत अच्छा है। तो अभी कनाडा की जो विधानसभा है मैनीतोबा की, उसने ये बोला है कि हर साल 13 अप्रैल को, जो कि वैसाखी का दिन होता है, उस दिन टर्बन डे मनाया जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। वैसाखी 13 अप्रैल या 14 अप्रैल को हर साल पड़ता है। इस दिन हुआ क्या था, इस दिन जन्म हुआ था खालसा पंथ का। खालसा पंथ जो है उसका जो है जन्म हुआ था। वो 1699 में जो 10वें नंबर के गुरु थे सिखों के, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने खालसा पंथ जो है आनंदपुर साहिब अमृतसर में है, तो वहाँ पे अपने फॉलोअर्स के साथ में उसका फाउंडेशन किया था। ठीक, तो इसलिए ये दिन इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उस खालसा पंथ का मतलब ये बात ये हो गया था कि अब कोई गुरु नहीं होगा, ये लिविंग गुरु खालसा ही पंथ अब माना जाएगा। तो ये चीज़ है। और टर्बन या दस्तर जो होता है सिख, आपको पता है, पगड़ी वाली जो चीज़ है, तो ये इनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। ठीक है, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा इसका वो हेरिटेज है, मतलब एक तरीके से इनके लिए। और इसकी वजह से क्या है कि ये 13 अप्रैल को मनाना क्यों चाहते हैं, ठीक, तो इससे जागरूकता बढ़ेगी और एक रेस्पेक्ट बढ़ेगी सिखों में। और साथ ही साथ अभी भी इतना कुछ करने के बावजूद भी सिखों के साथ में कनाडा में भेदभाव होता है, रेसिज्म होता है, तो उसको भी कम करने की कोशिश की जाएगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। और कनाडा में जो है कम हैं लोग, लेकिन अच्छी जगहों पे हैं, और पॉलिटिकल सिस्टम में भी अच्छी जगह पे हैं। पंजाबी एक्सेप्ट मतलब प्रेफर्ड डेस्टिनेशन जो है कनाडा जाने की कोशिश करता है। और यहाँ तक कि कनाडा में अप्रैल का पूरा महीना जो है सिख हेरिटेज मंथ की तरह मनाया जाता है, पूरा अप्रैल का महीना। ठीक, आफ्टर द फेडरल पार्लियामेंट, यानी कि जो वहाँ की संसद है, वहाँ ने एक बिल पास किया था 2019 में, और उसको रॉयल एसेंट भी मिल गया था। ठीक, तो पूरा अप्रैल का महीना जो है वो हेरिटेज, सिख हेरिटेज की तरह मनाया जाता है। अगला टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जीएस पेपर 3 से। देखिए, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन, लैम्डा, किसका है, गूगल का है। स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ सकता है कि लैम्डा वॉज इन न्यूज़, तो ये किसका है, तो ये गूगल का है। लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। अब देखो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये रोबोट जो है ये कोशिश कर रहा है कि हम ह्यूमन से बात करें, ह्यूमन के जो इमोशंस हैं उनको, कई सारा डेटा वाटा लेकर ह्यूमंस के इमोशंस को अपनी बातों में भी ढालें हम। ठीक, अगर ऐसा कर पाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि याला जो लैम्डा है, जो ये बॉट है, ये सेंटिएंट हो गया, यानी कि भावुक हो चुका है। भावुक होने का मतलब यह है कि वो इंसान के साथ में इंसानी तरीके से इमोशनली और जो है एक फ्रेंडली तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो इमोशन भाई, हमसे, इंसान से रोबोट किस तरह अलग है, रोबोट इसीलिए अलग है कि भाई साहब जो उसमें आप कमांड देते हो वो उस हिसाब से काम करता है। अगर कमांड दे दिया कि गोली चलानी है तो गोली चलनी है। अब वो गोली क्यों चलनी चाहिए, कौन है सामने, किसको मारने के लिए दिया गया था, किसी और को मार दे, ये सब चीज़ें नहीं समझ पाता ना रोबोट। तो अगर वो सब भी चीज़ें समझने लगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करे, मशीन लर्निंग का यूज़ करे, जो इंटरनेट पे जो डेटा है उसका उपयोग करे, वहाँ की लैंग्वेज को उपयोग करके इंसान की तरह सोचने और बोलने लगे, हरकतें करने लगे, तो वो जो है भावुक या फिर नियर टू जो है इंसान हो जाएगा।
और ये जो लैम्डा है इसको गूगल ने बनाया है, फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये इंटरनेट का और एल्गोरिथम को यूज़ करके जो इंसान की तरह बात करना चाह रहा है। लैम्डा को इन्होंने अनाउंस किया था पहली बार, ठीक, डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2021 में, जून 2022 में। लैम्डा जो चैटबॉट बनाता है उसने ये क्लेम किया है कि वो सेंटियंस हो गया, यानी कि जैसे यानी भावनाओं और संवेदनाओं का अनुभव करने की क्षमता इसके अंतर्गत आ गई है अंदर, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ये वेब 5.0। तो जो ट्विटर के सीईओ थे जैक डॉर्सी, ट्विटर जो बनाया था, तो वो अब ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेट है, जो वेब है 5.0 जो होने वाला है, ठीक। वेब के कई सारे जो है फेजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, मेंस में भी क्वेश्चन वाला पूछा सकता है। तो जो वेब कई सारे 1.0 है, 2.0 है, 3.0 है, अब 5.0 की बातें चल रही हैं, बीच में 4 नहीं है, ध्यान रखना। तो उसमें क्या है, जैक डॉर्सी कह रहे हैं कि हम 5.0 जो वेब है वो ऐसा बनाएंगे कि लोगों के पास अपनी डेटा की ओनरशिप, स्वामित्व होगा, और साथ ही साथ आइडेंटिटी होगी इंडिविजुअल्स की। इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है वो कम होगा, एक ट्रांसपेरेंसी बनेगी, ठीक है ना, एक फ्री स्पीच की तरफ बढ़ेगा मतलब मामला, ठीक। वेब पे आप खुले, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने बोला तो तुरंत ही जो है सडिशन लगा दिया गया, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ओनरशिप ऑफ डेटा और एंटिटी टू इंडिविजुअल्स देगा वेब 5.0। अब वेब की जो ये एक क्रोनोलॉजी, इसको समझ लेते हैं। वेब 1.0 में क्या था, पहला जनरेशन था डिजिटल कम्युनिकेशन का ग्लोबली नेटवर्क पे। इसमें खाली रीड ओनली था, मतलब जो भी चीज़ें दी जा रही हैं बस आप उसको पढ़ सकते हो, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते। 2.0 में क्या हुआ, पढ़ भी सकते हो और राइट भी कर सकते हो, कुछ लिख भी सकते हो। तो ये जो है क्रिएशन सोशल वेब का एक तरीके से इसमें क्रिएशन हुआ। फिर 3.0 में क्या हुआ कि भैया पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो, कुछ एग्जीक्यूट भी कर सकते हो उससे, ठीक है ना, जो भी वेब एप्लीकेशन है, जो भी HTML पे लिखा रहा है। तो एक तरीके को इसने क्या है, विकेंद्रीकरण का को चालू किया, डिसेंट्रलाइजेशन को चालू किया, ठीक है। और इसमें जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। तो ये मतलब पीपल जो है अब ज़्यादा इंटरेक्ट कर पा रहे थे एक दूसरे से किसी इंटरमीडियरी के बगैर। जैसे आज जो है फेसबुक ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, ठीक। तो हम जो है ए जो है किसी बी से, बी जो है ए से बात कर पा रहा है, बीच में फेसबुक एक इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म है, कोई उसकी जो है ज़रूरत तो हमें है नहीं कि बीच में हर उसमें आके ये बताए कि हाँ इसको भेज दें, ये कहेगा हाँ भेज दो, ये तो ऐसा तो होता नहीं है। तो इसमें जो वेब है 3.0 है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी चल रहा है और मशीन लर्निंग से ड्रिवन है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अब आगे जो आएगा वो क्या होगा, 5.0 होगा। वेब 4 की बात नहीं हो रही है। इसमें डॉर्सी का एक बिटकॉइन का बिजनेस है, द ब्लॉक हेड, उसने इसको डेवलप करना है वेब 5.0 को, और जिसका एम ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन को और ज़्यादा बढ़ाओ, ठीक है ना। तो मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी की ज़्यादा हस्तक्षेप ना हो और इसमें लोगों का अपना डेटा आइडेंटिटी जो है उनके कंट्रोल में रहे। तो ये 5.0 को बोला जा रहा है कि ये फॉर्मूला अगर देखो तो वेब 2.0 प्लस 3.0 है, ठीक है, कॉमन है ये। वेब 2.0 प्लस 3.0 को मिलाकर बनाया जा रहा है। इसमें उनकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी, कंट्रोल कर सकेंगे अपने डेटा को। और 3.0 और 5.0 जो है ये इंटरनेट विदाउट थ्रेट ऑफ सेंसरशिप, मतलब गवर्नमेंट से सेंसरशिप, बिग टेक से सेंसरशिप, इन सब के डर के बिना आप काम कर पाओगे। ये चीज़ यहाँ पे इंश्योर करी जा रही। तो फ्री स्पीच को मोटा मोटी बढ़ाया जा रहा है, ठीक। तो ये है। अगला टॉपिक है डायबिटीज़ टाइप 1 से। ये वाला टॉपिक के बाद पढ़ने के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि टाइप 1 क्या होता है मधुमेह, टाइप 2 क्या होता है मधुमेह, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो अभी संदर्भ क्या है, जून 2022 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं कि किस तरीके से टाइप 1 डायबिटीज़ का आपको डायग्नोसिस करना है, यानी कि निदान करना है, उपचार करना है और प्रबंधन करना है। टाइप 1 के लिए निकाला ICMR ने, ठीक। और जो कि टाइप 1 जो होता है काफ़ी रेयर होता है। अगर टाइप 2 देखें तो ज़्यादातर टाइप 2 वाले आपको मिल जाएंगे, लेकिन टाइप 1 रेयरली पाया जाता है, ठीक है। तो अब इसके बीच में आपने कई सारी आपको भ्रांतियाँ होंगी, कई सारे आपको कन्फ्यूज़न होंगे, अब नहीं रहेंगे। अब देखो यहाँ पर जो ये इसका वो है डायग्राम, इससे कई सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। ये है टाइप 1 का और ये है टाइप 2 का। अब नॉर्मली क्या होता है हमारे आपके द्वारा, जिनको नहीं है डायबिटीज़, ठीक, तो उसमें क्या होता है कि इंसुलिन पैदा होता है पैनक्रियास से,
ठीक, पैनक्रियाज से इंसुलिन पैदा होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक। ये हार्मोन जो हमारा ग्लूकोज है बॉडी में, उसको जो है अलाउ करता है कि वो सेल में जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। अब आपको पता है हमारा आपका शरीर जो है पूरा सेल से, कोशिकाओं से भरा पड़ा है, ठीक। तो उस सेल में ग्लूकोज जो है घुस पाएगा कि नहीं घुस पाएगा, ये इंसुलिन इंश्योर करता है। तो इंसुलिन बनेगा तो ग्लूकोज जो है सेल तक पहुंच पाएगा, और जब सेल के अंदर पहुंच जाएगा तो फिर उससे जो है सेल को एनर्जी मिलती है। अब आप लोग को पता है पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलते हैं, बताइए साइंस में कौन सा, 8th या 9th एनसीईआरटी में पढ़ाया गया, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये। तो ग्लूकोज इसके अंदर घुस पाता तो एनर्जी मिलती है। अब अगर इंसुलिन बनना ही बंद हो जाए तो टाइप 1 डायबिटीज़ है, समझना। तो अब जब इंसुलिन बनना ही बंद हो जाए, बिल्कुल ख़त्म, इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो भैया टाइप 1 हो गया। और इंसुलिन अगर बन तो रहा है लेकिन वो जो है प्रॉपरली ग्लूकोज को, या सेल उससे नहीं रिस्पॉन्स कर पा रहा है, या फिर जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया है कि इंसुलिन से जो है ज़्यादा दूरी बना के रख रहा है, या फिर सेल कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इंसुलिन से, तो इंसुलिन लेकिन बन रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना है पैंक्रियाज से टाइप 2 के अंतर्गत। लेकिन हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई तो सेल वेल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ शुगर हो जाती है। क्योंकि इंसुलिन का काम है कि वो भैया ग्लूकोज को जो है पहुंचाए सेल तक, और सेल को फिर एनर्जी मिले, तो उसके हिसाब से जो है। अब ऐसा नहीं हो पाता है, बिल्कुल इंसुलिन बन ही नहीं रहा, तो टाइप 1, ठीक। बन रहा है लेकिन सेल वेल से उसकी नाराज़गी चल रही है, तो टाइप 2, ठीक। तो अब जब ग्लूकोज पहुंचेगा नहीं तो सेल जो है वो एनर्जी के लिए स्टार हो जाता है। अब जब सेल जो है एनर्जी के लिए स्टार हो जाएगा, भूखा हो जाएगा एकदम, तो उसको भाई साहब एनर्जी तो चाहिए, तो वो क्या करता है कि वसा से, यानी कि फैट में, फैट भी क्या चीज़ है, फैट एक एनर्जी का सोर्स है, उसमें ग्लूकोज को तोड़ने लगता है। ग्लाइकोजेनेसिस करके वर्ड होता है, वो करने लगता है, ठीक। जेनेसिस मतलब बनना, ग्लाइकोलाइसिस मतलब कि टूटना, तो तोड़ता है, फैट से तोड़ने लगता है। आप लोगों ने वैसे भी सुना होगा कि जो बेली फैट होता है वो जब जिम में जाओ तो वो सबसे आखिरी में टूटता है। तो जब आपको जो है ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, कैलोरी डेफिसिट डाइट आप लेते हो, तो आखिरी में आपका जो है फैट तोड़ के वो ग्लूकोज एनर्जी लेना चाहता है। तो मेहनत कर रहे हो तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो तब आपका वो बेली फैट कम होता है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो लिंक करके, ठीक। तो ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अब आपको मेरे ख्याल से आप कभी नहीं भूलोगे। टाइप 1 जो डायबिटीज़ है इसमें इंसुलिन नहीं बनता है, और जो लीवर फैट और अदर सेल के द्वारा जो एब्जॉर्प्शन है ग्लूकोज का वो कम हो जाता है ब्लड के थ्रू। टाइप 2 में बनता तो है बट सेल जो है रेजिस्टेंट हो जाता है इंसुलिन से, ठीक है, या फिर इंसुलिन जो है नहीं पहुंच पाता है सेल की कोशिका के पास में। और टाइप 1 डिजीज डायबिटीज़ जो है ये ज़्यादातर चिल्ड्रंस और वयस्कों में, युवाओं में देखा गया है। टाइप 1 जो है ज़्यादा सीवियर होता है भाई, मतलब इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो अलग से जो लोग इंजेक्शन लगाते हैं ना इंसुलिन का, ये वही टाइप 1 वाले हैं, क्योंकि उनको अलग से लेना पड़ेगा, अगर नहीं लेंगे तो कुछ ही हफ्तों में उनकी मौत हो जाएगी, ठीक। तो ये चीज़ है। टाइप 2 में तो भाई साहब कुछ बन रहा है तो कुछ दवाइयाँ या खा के जो है काम चल सकता है, ठीक है। चिल्ड्रंस जो लोग, जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको ज़्यादा बार जो है यूरिन करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा उनको प्यास लगती रहती है, तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो जाता है उनको, मतलब कि कीटोन्स का जो है कंसंट्रेशन जो है बहुत सादरता बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कई ऐसा बच्चा अगर कर रहा है, ज़्यादा जो है सुसू जा रहा है या फिर ज़्यादा पानी पी रहा है, तो उसको कीटो एसिडोसिस हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि इनर सेल जो है फिर वो ग्लूकोज को तोड़कर, मतलब फैट्स को तोड़ता है, ग्लूकोलाइसिस करता है, और फिर ग्लूकोज एनर्जी लेने की कोशिश करता है। हर साल जो है 10 लाख के ऊपर चिल्ड्रंस जो है या फिर एडोलसेंट्स, उनको टाइप 1 डायबिटीज़ दुनिया में हो जाती है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर होता है टाइप 1 डायबिटीज़ वाले बच्चों या फिर युवाओं का। ध्यान रखिएगा। अब मेरे ख्याल से ये, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है और मैं भी कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, वो भी आसान भाषा में, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। और अगला टॉपिक है स्टेट यूनिवर्सिटी चांसलर। तो पॉलिटिकल गवर्नेंस समझिए। अब देखो क्या हो रहा है कि कई सारे स्टेट्स में, ठीक, गवर्नर जो होता है वो चांसलर होता है, जो सिस्टम है अभी, ठीक, चांसलर होता है। चांसलर का जो रोल होता है वो क्या होता है कि वाइस चांसलर, ठीक। ये तो एक्स ऑफिशियो हो गए गवर्नर, ये तो रहेंगे, लेकिन वाइस चांसलर सब देख रेख करता है, बैठता है कुलपति।
तो उसका अपॉइंटमेंट करना, साथ ही साथ कई सारे जो डिसीजन है उनको देखना, कई सारे डिसीजन को मना भी कर देता है, खारिज भी कर देता है गवर्नर। तो कई सारे जो स्टेट्स हैं वो आपको पता है कि वो मानते हैं कि गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है। ठीक, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने गवर्नर को हमारे यहाँ भेज रखा है, हमारे यहाँ जो है सिर्फ अराजकता फैलाने के लिए, हमारी बात ना मानने के लिए। ठीक, ज़्यादातर ऐसे स्टेट जहाँ पर जो है केंद्र और राज्यों की सरकारें अलग अलग होती हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में ममता जी हैं और केंद्र में मोदी जी हैं, तो दोनों के बीच में नहीं बन रही है। तो अब ये स्टेट के पास में जो अधिकार हैं उसका उपयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट है उसने एक बिल लेके आया वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी लॉ। इसमें कहा कि गवर्नर नहीं होगा अब चांसलर, अब चीफ मिनिस्टर होगा चांसलर, मतलब खुद ये जो है चांसलर बन गई हैं। तो सारी पावर्स जो है गवर्नर जो करता था वो जो है चीफ मिनिस्टर कर सकेगा, क्योंकि चांसलर ये हैं। अब विडंबना यहाँ पर ये है कि इस बिल को फाइनली पास करने के लिए गवर्नर के पास ही जाना पड़ेगा। तो अब उससे एसेंट मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन ये लॉ अगर बनता है तो चीफ मिनिस्टर जो है वो चांसलर बन जाएंगे स्टेट के द्वारा चलाई जाने वाली यूनिवर्सिटीज़ के। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ नहीं आएंगी, ध्यान रखना। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो एक्स ऑफिशियो चांसलर कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। ये मैं जो है टॉपिक पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, करंट अफेयर, अगर आप लगातार जो है हमसे जुड़े हुए हैं तो। ठीक, तो यहाँ पर देखिए गवर्नर जो है कई सारे जो है चांसलर की तो जब बैठता है अपॉइंटमेंट करता है वाइस चांसलर का, कई बार जो है डिसीजन भी जो है वो ख़त्म खारिज कर देता है स्टेट्स के जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडी है यूनिवर्सिटी में, उनके डिसीजन जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, अपॉइंटमेंट है, उनको खारिज कर दे। तो गवर्नर कभी कभी जो है थोड़ा ज़्यादा ऊपर जाने लगता है, उन मतलब ज़्यादा जो है हस्तक्षेप करने लगते हैं, ये है। तो पावर जब कन्वोकेशन होता है, दीक्षांत समारोह होता है, जब होता है ना जो आखिरी में दिखाते हैं कि टोपी उछाल रहे हैं, पास हो गए यूनिवर्सिटी से, तो उसकी भी जो पीठासीन अधिकारी जो है चांसलर होता है। ठीक है, तो गवर्नर, लेकिन यहाँ पर अब चेंज करने की बात कर दी है। लेकिन यहाँ पर गवर्नर, कई सारे स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पे गवर्नर के पास ज़्यादा कोई पावर नहीं है कि वीसी को किसको अपॉइंटमेंट करना है। ठीक है ना, जैसे तेलंगाना और गुजरात, वहाँ पे जो नाम सरकार, जो राज्य की सरकार वो भेजती है, उन्हीं में से वीसी चूज करना है गवर्नर को। तो ऐसा भी है। लेकिन कई सारे स्टेट ऐसे भी हैं जो परेशान हैं गवर्नर से, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे और वेस्ट बंगाल। तो वो तो गवर्नर का जो अथॉरिटी उसी को चेंज करके खुद ही अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जैसे कि वेस्ट बंगाल में अभी हम लोगों ने देखा, तमिलनाडु ने भी जो है दो बिल, हालांकि तमिलनाडु में ये नहीं कहा गया कि सीएम के पास आ जाए, सीएम चांसलर बन जाए उन्होंने, लेकिन जो गवर्नर की अपॉइंट करने की ताकतें हैं 13 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ तमिलनाडु की, वो ताकतें जो है वो ख़त्म कर दी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं, ध्यान रखिएगा। और आज का जो है सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं, लेकिन हम लोग ख़त्म कैसे करते हैं? जोश के साथ में। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा जो है किसी ने कहा है कि समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखो, यानी कि एक्सपीरियंस से सीखो। ठीक है ना, पीछे देखो। जीनी है ज़िंदगी तो आगे देखो, पीछे आप अपने पास्ट में ही मत पड़े रहो, वहाँ से सीखो और आगे सुधार करते जाओ, बढ़ते जाओ, जीते जाओ। ये चीज़ है, समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखो, जीनी है ज़िंदगी तो आगे देखो। ठीक, तो इसी जो है मोटो के साथ में आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोग को पसंद आता है, कुछ भी आप लोग को फ़ायदा होता है, तो क्या आप लोग मेरे मोटिवेशन के लिए कम से कम, जैसे मैं आप लोगों को मोटिवेशन करता हूँ हमेशा, क्या आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नहीं करा सकते हैं, कमेंट नहीं कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता ही है। बाकी मैंने आप लोग को 9650347272 बताया है। यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए 2022 के मेंस और 2023 के फाउंडेशन पेड ग्रुप जो 5 जुलाई चालू होने वाला है, और 2022 के मेंस का तो आप आज से भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी जानकारी ले सकते हो। साथ ही साथ जो ये करंट अफेयर है इसकी पीडीएफ और डाउट डिस्कशन पेड ग्रुप अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो उसके लिए भी जानकारी आपको 9650347272 पे मिल जाएगी। तो चलिए कल फिर से मिलेंगे सुबह 6 बजे, तब तक ले आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।